हाँ भाई, तो कैसे हो? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ BTTH नोवेल। पिछले एपिसोड में जियान का मामला थोड़ा सा खराब हो गया था। अच्छी बात है कि वो टाइम पे उस ट्रांसपेरेंट बैरियर के अंदर चला जाता है, वरना बाकी के फायर एजर्ट्स जियान का कीमा बना देते। जियान ने जब उस ट्रांसपेरेंट बैरियर में एंटर किया था तो वो एक अनयूजुअल रिपल को फील करता है, बट जैसे ये रिपल फॉलन हार्ट फ्लेम से कॉन्टेक्ट करती है ये फटक से डिसअपियर हो गई थी, जिससे जियान सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया। इसमें एंटर करते ही जियान की आंखों से वो लाल मैग्मा गायब हो जाता है, जिसे रिप्लेस कर लिया था एक तरीके मिस्ट्री और क्रीम कलर की लाइट ने। हम जियान को अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हुए देखते हैं। अभी वो अपने चारों तरफ काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसका ध्यान जाके रुकता है मिस्टीरियस स्केलेटन पे, जो कि अभी हवा में सस्पेंडेड था। जियान को ये अच्छे से पता था कि ये लाइट बैरियर के अंदर का एरिया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये अनयूजुअली बिगर लग रहा था। लेकिन फिर भी इस पूरे एरिया को एक ही ग्लांस में देखा जा सकता है। जब जियान का ध्यान जाता है उस बैरियर के आउटसाइड, तो वो उन फायर लेजर्ड्स के लीडर्स को देख सकता था। ये देख के जियान का एक्सप्रेशन भी काफी सोलम हो जाता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टीरियस मैग्मा रेस ऐसे एक्सपर्ट्स को पोजेस करती है। इन सारी के सारी लीडर्स का कलर और भी ज्यादा डीप रेड था, साथ ही में इनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी दो होंग के पीक पे पहुंच चुकी होगी। इस चीज को रियलाइज करके जियान और भी ज्यादा कॉशियस हो जाता है, क्योंकि अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे कोई दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं है। अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट निकलता है तो फिर उसके लिए सिचुएशन काफी अनफेवरेबल हो जाएगी। भले ही अपनी हेवनली फ्लेम पे रिलाई करने की वजह से इस मैग्मा में जियान की स्ट्रेंथ रिड्यूस न हो, लेकिन अपोनेंट के पास न्यूमेरिकल एडवांटेज है। अगर जियान को यहाँ पे घेर लिया गया तो फिर उसके लिए भी एस्केप करना बहुत मुश्किल होगा। हम जियान को अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए देखते हैं। वो कहता है, डैम इट, ये मैग्मा जितना सरफेस से काम लग रहा था, रियलिटी में तो ये बिल्कुल उल्टा ही है। वहीं पे लगता है बाहर के फायर लेजर्ड पीपल इस जगह की लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पा रहे थे। अभी वो ऊपर नीचे चारों तरफ घूम के जियान की तलाश कर रहे थे। इस बात को कंफर्म करने के बाद उसे भी थोड़ी सी खुशी मिलती है, क्योंकि भले ही उसने पिछली बैटल में इनके कई लोगों को मार दिया हो, बट इसमें जियान की पावर भी काफी एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस समय उस सफेद करके स्पेस में जियान की बॉडी सस्पेंडेड थी। जब उन मेडिसिनल पिल्स की वजह से उसकी कुछ दूरी की रिकवर होती है, तब वो फाइनली खड़ा होकर उस मिस्टीरियस स्केलेटन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। जैसे जैसे जियान उस हड्डियों के ढांचे के पास जाता है, वो अपने अंदर उस समनिंग को और भी डेंस तरीके से सेंस कर पा रहा था। उसे क्लियरली ये समझ में आ गया था कि जो ऊपर सरफेस पे वो समनिंग फील कर रहा था वो फॉलन हार्ट फ्लेम या फिर इस मिस्टीरियस स्केलेटन में ही से थी। थोड़ी देर तक उस स्केलेटन को देखने के बाद उसका ध्यान जाता है फॉलन हार्ट फ्लेम पे, जो कि उस हड्डियों के ढांचे के ऊपर फ्लोट कर रही थी। और इस फ्लेम की क्लस्टर की बात करें तो इसका साइज किसी ह्यूमन हेड के बराबर होगा। खासकर इसका टेम्परेचर जियान की बॉडी की फॉलन हार्ट फ्लेम से बिल्कुल कम नहीं था। अगर कंपेयर किया जाए तो जियान की बॉडी की फ्लेम वो मैच्योर स्टेट में आ चुकी थी। वहीं पे ये फॉलन हार्ट फ्लेम का क्लस्टर अभी बेबी फॉर्म में था। ऑफ कोर्स भले ये बेबी फॉर्म में हो या फिर मैच्योर फॉर्म में, लेकिन इसके जेन्युइन होने पे कोई डाउट नहीं है। बट इशू ये था कि हेवनली फ्लेम का फॉर्म होना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए कई सालों के एक्यूमुलेशन की जरूरत पड़ती है। स्पेशली ये वाली फॉलन हार्ट फ्लेम बिल्कुल भी वॉयलेंट नहीं लग रही थी। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये काफी सालों से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जियान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दो हेवनली फ्लेम जो कि एकदम सेम है वो भी एक ही जगह पे एग्जिस्ट कैसे कर सकती हैं। इस तरीके के मिस्टीरियस सीन के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। इस फिल्म के क्लस्टर को थोड़ा सा इंटेंसली देखने के बाद हम जियान को एक गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। ये बेबी हेवनली फ्लेम जियान के लिए थोड़ी सी यूजफुल साबित हो सकती है, पर इसका जियान की पावर पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल फ्लेम मंत्रा के एवोल्यूशन के लिए बहुत ही फ्राइटनिंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इस छोटी सी चीज को देख के ये क्लियर हो जाता है कि इसमें वो अमाउंट की एनर्जी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी जियान अपनी नॉन एग्जिस्टेंट दाढ़ी को रगड़े जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम उसके चेहरे पे एक जॉय को फ्लैश होते हुए देखते हैं, क्योंकि भले ये बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम जियान के लिए काफी यूजफुल ना हो, पर ये इनर एकेडमी की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान बन सकती है, क्योंकि इसके होने से ब्लेजिंग स्काई की टावर दोबारा से ओपन हो जाएगा। और तो और इसके इफेक्ट्स पास से कुछ ज्यादा वीक भी नहीं होने वाले। और जब तक इसे दुई की प्रोवाइड करी जाती है तब तक वो ब्लेजिंग स्काई की टावर, जिसे ट्रेनिंग एक्सेलरेटर कहा जाता था, उसका वो नाम वापस आना भी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। और तो और ये बेबी फ्लेम सिर्फ इनर एकेडमी को फायदा नहीं करेगी, बल्कि ये ग्रेजुअली इवॉल्व भी होती रहेगी। जैसे इसे सफिशिएंट टाइम मिलता है ये फाइनली मैच्योर फॉलन हार्ट फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बेबी फ्लेम यंग एज से इनर एकेडमी में रहना सीखेगी, जिससे फ्यूचर में इसका वॉलेंट नेचर भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जियान के हिसाब से एक सेंचुरी के अंदर ये फॉलन हार्ट फ्लेम इनर एकेडमी का सबसे बड़ा सपोर्ट बनने वाली है। आफ्टर ऑल फॉलन हार्ट फ्लेम खुद ही इवॉल्व होकर अपनी इंटेलिजेंस को पोजेस करती हैं। उस वक्त इनकी फीलिंग्स भी किसी इंसान से कंपेरेबल होती हैं। तब ये इनर एकेडमी को अपना घर समझ के इसे प्रोटेक्ट भी करेगी। जियान कहता है इससे इनर एकेडमी को एक और गार्डियन मिलने वाला है। इतने सारे बेनिफिट्स के बारे में सोच के जियान की आंखों में एक चमक आ गई थी। स्काई की टावर की फॉलन हार्ट फ्लेम के एग्जॉस्ट होने की वजह से जियान अपने आप को हमेशा ब्लेम करता रहता था। इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम की अपीयरेंस ने जियान की उस परेशानी को रिजॉल्व कर दिया है, जिसके साथ ही उसके दिल पे से वो गिल्ट खत्म हो गया था। हम इस समय जियान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल को देख सकते हैं। वो आगे जाके फटाक से उस हेवनली फ्लेम के क्लस्टर को कैप्चर कर लेता है। जब जियान
जियान उस मिस्टीरियस स्केलेटन से बस 2 मीटर की दूरी पे था तो उन सफेद सी हड्डियों में से काफी ब्राइट लाइट बाहर आने लगती है। इस अनएक्सपेक्टेड बदलाव से जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था, जिसके बाद वो फटाक से विड्रॉ करने की कोशिश करता है, पर एक काफी हैवी और मिस्टीरियस फोर्स ने उसे अपनी जगह पे बना के रखा था। जब उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया था। इस चीज के बारे में जियान को थोड़ा सा आइडिया तो था और कुछ ऐसा होता भी है। अगले ही सेकंड में वो व्हाइट लाइट धीरे धीरे करके विगल करने लगी थी, जो कि फाइनली एक इल्यूजनरी फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस ह्यूमन फिगर ने अभी सफेद कलर की रोब को पहन रखा था, उसके बाल एकदम सफेद थे और उसका चेहरा काफी ओल्ड था। साथ ही में हम उसकी दोनों आंखों को भी थोड़ा सा फ्लिकर होते हुए देखते हैं। जैसे ही ये इल्यूजनरी फिगर जियान के सामने अपीयर होता है, जियान एक अजीब से प्रेशर को अपने दिल में फील कर रहा था। तभी उस इल्यूजनरी फिगर का भी ध्यान जियान की तरफ चला जाता है। उसकी आवाज में एक ऐसी फीलिंग भरी हुई थी जिसे डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल है। वो कहता है, फॉलन हार्ट फ्लेम, कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है कि इसे किसी ने सबड्यू कर लिया है। इन शब्दों को सुनने के बाद जियान के बैक में एक चिल फैल गई थी। वो जानता था कि ये सामने वाला इल्यूजनरी फिगर एक स्पिरिचुअल बॉडी है, लेकिन जियान के लिए शॉकिंग बात थी कि इस स्पिरिचुअल बॉडी ने उसके अंदर की फॉलन हार्ट फ्लेम को तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया था। अभी उसके दिमाग में तो कई सवाल आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों हाथ कप करके काफी पोलाइटली बोलता है। जियान कहता है, मुझे यहाँ पे आने से पहले ये पता नहीं था कि ये जगह आपकी रेस्टिंग प्लेस है, इस वजह से मैंने शायद आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर दिया है। जिसके बाद जियान एक बार सॉरी भी बोलता है, लेकिन ये इल्यूजनरी फिगर जियान की इन पोलाइट बातों को तो बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उसका पूरा का पूरा ध्यान था जियान की बॉडी पे। जैसे ही वो अपने हाथों से एक इशारा करता है, जियान दोबारा से शॉक में आ चुका था कि वो अपनी हेवली फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फाइनली उसके द्वारा रिफाइन करी हुई फॉलन हार्ट फ्लेम उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है और अब ये उस इल्यूजनरी फिगर के हाथों के सामने प्रकट हो गई थी। इस सीन को देख के जियान के पूरे होश उड़ गए थे। जियान चिल्लाते हुए कहता है कि ओल्ड मिस्टर, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? अब ये फॉलन हार्ट फ्लेम किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। ये एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर उसके हाथों के चारों तरफ घूमती हुई दिखाई देती है। फॉलन हार्ट फ्लेम के इस ओबीडिएंट मैनर को देख के जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था। जियान ने क्लियरली इस इनविजिबल फ्लेम को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है, पर फिर क्यों ये दूसरे स्ट्रेंजर के हाथों में इतनी ओबीडिएंट बिहेव कर रही है? जियान की ये बात सुन के वो ओल्ड मैन उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे ऑलरेडी जियान के सारे डाउट्स के बारे में पता हो। वो एक काम आवाज में कहता है, क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो गए? वो एक स्माइल के साथ जियान को ये एक्सप्लेन करता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम इसलिए मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि मैं इसका प्रीवियस ओनर हूँ। भले ही तुम इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर चुके हो, पर ये मेरे अगेंस्ट कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रखती है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फ्लेम को कंट्रोल करने में मुझे हरा सकते हो? इस ओल्ड मैन के इन शब्दों को सुनने के बाद जियान की आंखें एकदम श्रंक हो जाती हैं। वो कहते हैं, प्रीवियस ओनर? जियान एक सूखी हंसी के साथ कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, क्योंकि जब मैं इस फॉलन हार्ट फ्लेम को सबड्यू कर रहा था तो मुझे ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि ये किसी के द्वारा टेम करी जा चुकी है। इसका रिप्लाई करते हुए इल्यूजनरी फिगर कहता है, ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है, क्योंकि जब मेरी जान जाने वाली थी तो मैंने फॉलन हार्ट फ्लेम को उसकी फ्रीडम दे दी थी। इसे ऐसा भी कह सकते हो कि इस समय इसका कोई भी ऑनर नहीं था। ये सुन के जियान भी अपना सलाइवा गटक लेता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसी जगह पे फॉलन हार्ट फ्लेम के प्रीवियस ओनर को मिलेगा, और अगर इस ओल्ड मैन ने जो भी कहा है वो सच बात है तो फिर इसे मरे हुए भी काफी ज्यादा सालें हो चुकी हैं। एटलीस्ट फर्स्ट एटलीस्ट सूचियन इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जियान उससे भी ज्यादा इस बात से परेशान था कि क्या ये ओल्ड मैन दोबारा से इस फॉलन हार्ट फ्लेम को वापस तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि हेवली फ्लेम्स जियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये हेवली फ्लेम शरीर से फोर्सफुली स्नैच कर ली जाती है तो इससे उसकी बॉडी को परमानेंट डैमेज हो सकता है। इस वजह से भले ही जियान को अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़े, पर जियान अपने साथ ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकता था। भले ही सामने की इल्यूजनरी बॉडी एक अल्टीमेट एक्सपर्ट हो, पर एट द एंड अब ये एक स्पिरिचुअल बॉडी बची हुई है। साथ ही में जियान इसकी स्पिरिट को काफी पतला फील कर पा रहा था। क्लियरली अब ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह नहीं गई है। अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो ओल्ड मैन जियान के इन ख्यालों को समझ जाता है। वो एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम थोड़ा सा चिल मारो, मैं तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम को स्नैच नहीं करने वाला। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं काफी टाइम से डेड हूँ और इतने सालों के बाद मेरी स्पिरिट को भी काफी डैमेज हो चुका है। तुम जिस चीज से अभी बात कर रहे हो वो बस मेरी स्पिरिट का एक इम्प्रिंट है जो कि तुम्हें किसी तरीके से हार्म नहीं कर सकता। जब ये ओल्ड मैन जियान के दिल की सारी बातें क्लियरली कह देता है तो जियान का फेस एकदम एम्बेरसमेंट से लाल हो गया था, लेकिन साथ ही में वो काफी रिलीफ भी फील करता है। जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि सीनियर, आप ज्यादा सीरियसली बात कर रहे हो। अच्छा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जियान का ये क्वेश्चन सुनकर उस ओल्ड मैन के फेस पे स्माइल आ गई थी, और ये स्माइल कोई ऐसी वैसी स्माइल नहीं बल्कि एक प्राइड से भरी हुई स्माइल थी। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है याओ तियान हुओ और लोग मुझे याओ तियान हुओ जुंजे के नाम से जानते हैं। जब जियान जुंजे सुनता है तो फिर उसका दिल तो एकदम उसके गले तक आ गया था। जियान इस जुंजे सफिक्स को आसानी से समझता था। क्लियरली ये ओल्ड मैन जो कि इस मिस्टीरियस मैग्मा में काफी टाइम से दबा हुआ है, वो अपने टाइम में एक दोजोन लेवल का एक्सपर्ट था जिसने किसी टाइम पे इस कॉन्टिनेंट को हिला डाला होगा। जब ओल्ड मैन याओ तियान हुओ जियान का ये एक्सप्रेशन देखते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बात तब की थी जब मैं जिंदा था। अब तो मैं बस एक स्पिरिट का इम्प्रिंट बन चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो अपनी स्ट्रेंथ से मुझे मार भी सकते हो। ओल्ड मैन टियानुओ के बार बार समझाने पे जियान को भी समझ में आ जाता है कि वो जियान के लिए किसी तरीके का थ्रेट नहीं है। स्पेशली जियान इस वजह से सबसे परेशान था क्योंकि टियानुओ फॉलन हार्ट फ्लेम के प्रीवियस ओनर थे। इस फॉलन हार्ट फ्लेम को दोबारा से फील करके टियानुओ की आंखों में कई मेमोरीज फ्लैश होती हैं। वो अपनी आंखों को बंद करके अपनी उंगली को एक बार फ्लिक करते हैं, जिससे ये फॉलन हार्ट फ्लेम दोबारा से स्नेक बन के जियान की बॉडी में वापस आ जाती है। जियान ने ये फॉलन हार्ट फ्लेम रिसीव तो कर ली थी, लेकिन वो इसे तुरंत ही अब्सॉर्ब नहीं करता। वो इसे अपने हाथ के ऊपर फ्लोट करने के लिए अलाउ करता है। जब एक इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे कुछ गलत समझ में नहीं आता है तो फाइनली जियान ने उसे अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया था। इस फॉलन हार्ट फ्लेम को दोबारा पाके जियान की आंखों का वो क्वेश्चन कम हो गया था। वो एक रेस्पेक्टफुल तरीके से कहता है कि मैं काफी ज्यादा रेकलेस था। अगर मैंने किसी भी तरीके से आपको ऑफेंड किया हो तो मैं उसके लिए आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। जियान के पोलाइट मैनर को देख के टियानुओ जुंजे अपने हाथ को वेव करते हैं। वो इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इस फॉलन हार्ट फ्लेम में इंटरेस्टेड लगते हो। टियानुओ जुंजे का ये बात सुन के जियान का एक्सप्रेशन दोबारा से चेंज हो गया था। वो एक सूखी हंसी के साथ कहता है कि जब आप जिंदा थे तो ये आपको बिलोंग करती थी। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने एक तरीके की फॉलन हार्ट फ्लेम को पोजेस कर लिया है और मैं इतने में ही सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन टियानुओ जुंजे भी आखिर ओल्ड मॉन्स्टर थे। वो हंस के कहते हैं कि लड़के, मेरे सामने इन टैक्टिक्स की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं दुखी कॉन्टिनेंट में लोगों को उल्लू बना रहा था तब शायद तुम्हारे ग्रैंडफादर का भी जन्म नहीं हुआ होगा। ये सुन के जियान तो काफी ज्यादा एम्बरेस्ड फील करता है, क्योंकि ये ओल्ड मैन जियान को दूर से खुली किताब की तरह पढ़ सकता था। उस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ देख के टियानुओ जुंजे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गया था। वो एक धीमी आवाज में कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे सर्च करने के लिए आया था तो मैंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को पहली बार डिस्कवर किया था। इसे पूरी तरीके से सबड्यू करने में मुझे कई साल लग गए थे, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस समय ये फ्लेम किसी और की बॉडी में होगी। जब टियानुओ जुंजे पास्ट की बात करते हैं तो जियान भी अपने दोनों कान बड़े बड़े कर लेता है, क्योंकि वो फॉलन हार्ट फ्लेम के पास्ट के बारे में जानने में काफी इंटरेस्टेड था। हम टियानुओ जुंजे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा रिग्रेटफुल होता हुआ देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने टाइम पे अपने आप को काफी बड़ा 30 मार खान समझता था, जिस वजह से मैं दुनिया में कहीं भी घूमने के लिए तैयार हो जाता था। जब मैंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को सबड्यू किया था तो अपने इसी एटीट्यूड की वजह से मैं यहाँ से नहीं गया था, बल्कि मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने इस डीप मैग्मा को सर्च करने का डिसीजन लिया। जब मैं इस मैग्मा वर्ल्ड में डीप एंटर करता हूँ तो मुझे ये फॉलन हार्ट फ्लेम सीड मिलता है। तब इस हेवली फ्लेम के सीड को देख के मैं काफी खुश हो गया था, जिसके बाद मैं इस फॉलन हार्ट फ्लेम के सीड को सबड्यू करने में लग जाता हूँ। पर एंड में जाके ये दोनों हेवली फ्लेम्स मेरी बॉडी में मर्ज नहीं होती। जब मैं इन दोनों को साथ में कंट्रोल करना चाहता था तो ये मेरे शरीर में तांडव करना शुरू कर देती हैं, और इन दोनों की बैटल की वजह से मेरी बॉडी काफी इंजर्ड हो गई थी। खराब किस्मत की बात यह है कि तभी मेरे ऊपर कोई अटैक कर देता है। ये बात सुन के जियान के दिमाग में एक थॉट आया था। जियान कहता है क्या वो फायर लिजर्ड पीपल थे। उसकी ये बात सुन के टियानुओ जुंजे थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे। वो कहते हैं लगता है तुम्हारा भी कांटेक्ट उनसे हो चुका है। ये सुन के जियान भी अपना सर खुजाने लगा था। वो कहता है कि पहले उन्हीं लोगों ने मुझे सराउंड किया था, जब वो सब मिलके मेरे ऊपर अटैक करते हैं तो इसी वजह से मैं इस बैरियर के अंदर आया हूँ। टियानुओ जुंजे कहते हैं कि वो लोग यहाँ के रहने वाली रेस है और उनकी संख्या भी सच में काफी है। साथ ही में उनमें से ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है जो एक दोजन लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर सके। मेरी मुलाकात भी एक दोजन लिजर्ड एक्सपर्ट से होती है। अगर उस समय मैं अपनी पीक कंडीशन में होता तो मुझे उसका कोई डर नहीं था। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों हेवली फ्लेम्स की फाइटिंग ने मेरी बॉडी को काफी इंजर्ड कर दिया था, और उसके बाद तुम मेरी एंडिंग को गैस कर ही सकते हो। उस फाइट में मुझे काफी फेटल इंजरीज का सामना करना पड़ा था, पर अच्छी बात यह है कि इन फायर लिजर्ड लोगों को स्पेशल एबिलिटीज के बारे में कुछ पता नहीं था। इस वजह से मैं इस जगह पे आके छिप जाता हूँ। हम अभी उनकी आंखों को एकदम शाइन करते हुए देखते हैं, जैसे कि ये फाइट उनकी आंखों में एकदम छपी हुई हो। वो कहते हैं कि भले ही मैंने अपनी बॉडी को छिपा दिया हो, लेकिन मेरी उस समय की इंजरीज काफी सीरियस थी। कुछ ही समय के बाद मेरी बॉडी भी जवाब देना शुरू कर देती है, और जब मैं अपनी आखिरी सांस लेने वाला था तब मैंने इस मैच्योर फॉलन हार्ट फ्लेम को रिलीज कर दिया था। इस फॉलन हार्ट फ्लेम की सीड से मेरी सोल भी अटैच थी। इतने सालों के बाद अब इसे भी इंड्योर करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। अगर अगले 2 सालों के अंदर यहाँ पे कोई एंटर नहीं करता तो मेरी सोल यहाँ से कम्प्लीटली वैनिश हो जाती। ये पूरी कहानी सुन के जियान के दिल में भी थोड़ी सी हलचल होने लगी थी। एक तरीके से कहा जाए तो ये सामने की टियानुओ जुंजे की बॉडी पूरी तरीके से डेड नहीं है, क्योंकि जब कोई दोजन लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर उसकी सोल को दोबारा से रिवाइव भी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं होगा अगर उसकी सोल शैटर कर दी गई हो, जिसका एक एग्जांपल जियान के मास्टर याओलॉय थे। जब तक उनके लिए एक ऐसी बॉडी रिफाइन करी जाए जो कि उनकी सोल को अकोमोडेट कर सकती है तो उन्हें दोबारा से अपनी पीक कंडीशन में जाने का मौका मिलेगा। अच्छी बात यह थी कि मास्टर याओलॉय की स्पिरिट पूरी तरीके से प्रिजर्व थी, वहीं पे टियान जुंजे की सोल काफी वीक है, इसलिए ये कहना काफी डिफिकल्ट है कि ये दोबारा से अपनी पीक कंडीशन पे पहुंच सकते हैं। टियान जुंजे के एक इशारे पे ये फॉलन हार्ट फ्लेम का सीड उनके हाथ में आ जाता है। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं कि इतने सालों के बाद ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो हेवली फ्लेम का छोटा सा सीड अब पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी ये इन्फेंट स्टेज में है। वो जियान की तरफ
देख के कहते हैं क्या तुम इसे ऑब्टेन करना चाहते हो। इस बार जियान नोट करके एक ऑनेस्ट आंसर देता है। वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से कहता है कि अगर आप इस इन्फेंट फॉलन हार्ट फ्लेम को मुझे दे देते हो तो मैं आपकी किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ, और जब तक मैं उन्हें फुलफिल कर सकता हूँ तब तक मैं आपकी बात को बिल्कुल डिक्लाइन नहीं करूंगा। इस समय भले दूसरी पार्टी ने जियान से ये कहा हो कि जियान बस अपने एक इशारे पे उसे मार सकता है, पर ऑफ कोर्स जियान इन बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला था, क्योंकि किसी के नाम के पीछे जुंजे ऐसे ही नहीं लग जाता है। जियान जानता था कि ये जेन्युइन दोजुन अपने तरकश में कोई न कोई हिडन टैक्टिक्स को रखता ही होगा, और ये जियान के लिए भी काफी अच्छा होगा अगर जियान इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाता है। जियान की ये बातें सुन के टियान जुंजे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था। वो थोड़ा सा सोचने के बाद कहते हैं कि इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को तुम्हें देना मेरे लिए इम्पॉसिबल बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, पर तुम इस बात की कोई चिंता मत करना क्योंकि तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि मिस्टर आप आगे बोलिए। टियान जुंजे कहते हैं कि मैं ये फील कर पा रहा हूँ तुम्हारी बॉडी में फायर स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है, और तो और तुम्हारी बॉडी की फ्लेम एक वुडन ऑरे को कंटेन करती है। मुझे लगता है कि तुम एक एल्केमिस्ट होगे, और क्योंकि तुम फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑलरेडी सबड्यू कर चुके हो तो तुम्हारा पिल रिफाइनिंग टैलेंट भी काफी ज्यादा हाई होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुन के जियान एक नोड करके कहता है कि सच में आप एक एलीट दोजन होने के वर्दी हो। भले यहाँ पे आपका एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट बचा है, लेकिन फिर भी आपकी आई साइट इतनी ज्यादा शार्प है। टियान जुंजे सॉफ्टली बोलते हैं कि अगर तुम एक एल्केमिस्ट हो तो तुम ये जानते ही होगे कि आखिर किसी की स्पिरिट को दोबारा से रिपेयर कैसे किया जाता है। ये सुन के जियान की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई थी। वो इन इशारों से समझ पा रहा था कि बात कहाँ पे जा रही है। इन दोजन क्लास के ओल्ड डीमंस को मारना बहुत मुश्किल था। जब तक किसी की थोड़ी सी भी सोल रह जाती है तब तक वो टेनेशियसली सर्वाइव करते रहते हैं। टियान जुंजे की ये बात सुन के जियान गहरी सोच में चला गया था, क्योंकि एक दोजन को अपनी सोल को रिपेयर करने का मैटर कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, वो टियान जुंजे से अभी मिला है। वो दूसरी पार्टी के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अगर वो रैंडमली किसी को भी रिवाइव करने की कोशिश करता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी हेवली फ्लेम भी स्नैच कर ली जाए, और तब जियान पे वो वाली कहावत लागू होगी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। जियान को डीप थॉट में जाती हुई टियान जुंजे समझ गए थे। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहते हैं कि लिटिल फेलो तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी सोल को रिपेयर करने की कोशिश करते हो तो मैं ये कसम के साथ कहता हूँ कि मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं उन्हें एक इशारा करते हुए, जिससे उस स्केलेटन के हाथों से स्टोरी रिंग निकल के बाहर आ जाती है। उनकी एक चुटकी के साथ एक सफेद कलर का स्क्रोल बाहर आ गया था। हम इस स्क्रोल के ऊपर कुछ फ्लाइंग बीस्ट की इमेजेस को देख सकते हैं जो कि अपनी बॉडी से व्हाइट फ्लेम को एमिट कर रहे थे। टियान जुंजे इस स्क्रोल को जियान की तरफ टॉस करके बोलते हैं, ये वो दो टेक्निक है जिसके लिए मैं पहले फेमस था, और इसका नाम है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। वेल एक्चुअली में इस टेक्निक को डिस्क्राइब करने का ये सही तरीका नहीं है, बल्कि इसे हमें कहना चाहिए एक फ्लेम कंट्रोलिंग मेथड। जब तक तुम मेरी सोल को हील करने में हेल्प करते हो ये दो टेक्निक तुम्हारी हो जाएगी, और अगर तुम अभी मेरी सिंसियरिटी पे डाउट कर रहे हो तो मैं इस टेक्निक को तुम्हें पहले दे सकता हूँ। जब तुम इस दो टेक्निक को लेके सर्टन हो जाओ तब तुम फाइनली मेरी हेल्प कर सकते हो। जियान ने इस स्क्रोल को काफी केयरफुली रिसीव किया था, और थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद वो इसे ओपन कर लेता है। इसे ओपन करते ही सबसे पहली लाइन आती है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। ये एक फ्लेम कंट्रोल स्किल है। इस टेक्निक को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है वुल्फ, लेपर्ड, लायन, टाइगर एंड स्नेक। ये पांचों बीस्ट अपनी अपनी अलग अलग फायर स्पिरिट को पोजेस करते हैं, और जब प्रैक्टिशनर इसकी कंप्लीट मास्टरी कर लेता है तो फिर इन पांचों एनिमल स्पिरिट को कंबाइन करके एक 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग फ्लेम फॉर्मेशन को क्रिएट किया जा सकता है, जिसकी स्ट्रेंथ एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। जियान इस पूरी इंट्रोडक्शन को काफी ध्यान से रीड कर रहा था। इस पूरी इंट्रोडक्शन में जियान का सबसे ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करती है लास्ट की 2 लाइंस, जिसमें कहा गया था कि इन 5 बीस्ट की स्पिरिट में से 4 बीस्ट को हेवली फ्लेम से बनाया जाता है, तो फिर इस टेक्निक की स्ट्रेंथ सीधा टियान क्लास की 2 टेक्निक से कंपेरेबल होगी। जियान का ध्यान भी इन 4 शब्दों पर टिका रहता है, क्योंकि उसकी इतने सालों की कल्टीवेशन के दौरान उसने इन 4 शब्दों के बारे में नहीं सुना था। जियान के हाथ में जो सबसे हाईएस्ट लेवल की 2 स्किल थी उसे जूनर ने जियान को दिया था, जिसका नाम था गॉड सील स्किल। जब कोई इस 2 टेक्निक की पूरी मास्टरी कर लेगा तब ये टेक्निक भी फाइनली टियान क्लास में एंटर हो जाएगी। जियान को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये टियान जुंजे की स्किल इतनी फ्राइटनिंग पावर को पोजेस करती है। काफी टाइम तक शॉक में रहने के बाद जियान भी रिकवर हो गया था, और हम देख सकते हैं उसके फेस पे एक स्माइल, क्योंकि इस तरीके की फ्लेम कंट्रोलिंग टेक्निक को जियान ने कभी पहले प्रैक्टिस नहीं किया था। नॉर्मली उसका हेवली फ्लेम कंट्रोल काफी सिंपल था, और सच में ये 5 रिंग एक्सपेलिंग टेक्निक उसके लिए काफी सूटेबल है। और अगर जियान उन एनिमल स्पिरिट की 5 में से 4 स्पिरिट को हेवली फ्लेम से फॉर्म करना चाहता था तो फिर जियान को भी 4 हेवली फ्लेम की जरूरत थी। खैर जियान का ये पूरा का पूरा गोल भी था। अभी जियान की बॉडी में 3 तरीके की हेवली फ्लेम्स एग्जिस्ट करती हैं। इस वजह से जियान को ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो इन 4 स्पिरिट्स को कैसे फॉर्म करेगा, लेकिन अगर इस पॉइंट को एलिमिनेट भी कर दिया जाए तब ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक काफी ज्यादा सूटेबल थी। अभी जियान अपना सर ऊपर करके काफी डीप थिंकिंग में चला गया था। वहीं पे टियान जुंजे भी उसे प्रेस नहीं करते हैं। हम उनकी आंखों में एक सरीन कामनेस को देख सकते हैं। यहाँ का ये साइलेंट एटमोस्फियर बस कुछ मिनट्स के लिए लास्ट करता है, जिसके बाद जियान ने गहरी सी सांस लेके टियान जुंजे से कहता है कि मैं आपकी सोल
को रिपेयर करने में हेल्प करूंगा, बस मेरी ओल्ड मिस्टर से एक और डिमांड है। जियान के ये शब्द सुन के टियान जुनजे थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गए थे। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं तुम पहले अपनी कंडीशन को क्यों नहीं बताते। जियान थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद कहता है कि जब ओल्ड मिस्टर आपकी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाए तो मैं चाहता हूँ आप मुझे 1 साल के लिए प्रोटेक्ट करो। जियान की ये बात सुन के तो टियान जुनजे एकदम स्टन रह गए थे। वो कहते हैं 1 साल के प्रोटेक्शन। हम उनके फेस पे एक हिडन मीनिंग वाली स्माइल को आते हुए देखते हैं। टियान जुनजे कहते हैं कि लिटिल फेलो, लगता है तुम किसी भी लॉस में नहीं जाना चाहते, तुम एक्चुअली मुझे अपना 1 साल के लिए बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो। तुम्हें ये क्लियरली पता होगा कि एक एलीट दोजोन से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान इस तरीके से हेल्प नहीं मांग सकता। इसका रिप्लाई भी जियान एक स्माइल के साथ करता है। वो कहता है कि आपके लिए 1 साल का टाइम तो बहुत छोटी सी कीमत है। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि आपकी सोल एक बार अच्छे से रिकवर होती है तो फिर आपको कम्प्लीटली रिवाइव करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आई थिंक ये रीजन आपके लिए काफी होगा जिससे मैं आपको 1 साल के लिए हायर कर सकता हूँ। टियान जुनजे थोड़ी देर तक सोचने के बाद एक बार नोड कर देते हैं। वो एक डीप आवाज में कहते हैं कि लड़के, लगता है तुझे नेगोशिएशन करना अच्छे से आता है। खैर, मुझे तुम्हें 1 साल के लिए प्रोटेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं है। ऑफ कोर्स इसकी प्री कंडीशन है कि तुम मेरी सोल को रिपेयर करो, क्योंकि अगर मेरी करंट स्पिरिट की कंडीशन देखी जाए तो मैं शायद 2 साल से ज्यादा इंड्योर नहीं कर सकता हूँ। जियान कहता है ओल्ड मिस्टर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार नहीं है जब मैं किसी की सोल को रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी किसी की इस तरीके से हेल्प करी है, इस वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस कंसिडर कर सकते हो। भले ही आपकी स्पिरिट सीरियसली इंजर्ड हो गई हो, लेकिन इसे रिपेयर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल बात नहीं है। ऑफ कोर्स जियान मास्टर याओलाओ के कई मेडिसिनल फार्मूलाज को पोजेस करता था, जिसमें से ऐसी फार्मूलाज की कोई कमी नहीं थी जो कि किसी की सोल को हील करने में हेल्प करें। बट यहाँ में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि उन पिल की रिफाइनमेंट के लिए जो जड़ी बूटियां लगती हैं उन्हें ढूंढना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात है। इस वजह से इस तरीके की पिल को रिफाइन करने में काफी लंबा टाइम लग जाता था। जियान की ये बातें टियान जुनजे काफी ध्यान से सुन रहे थे। वो एक डीप आवाज में कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ मैंने इस बार गलती नहीं करी, जिसके बाद वो भी हेजिटेट करना बंद कर देते हैं। उनके एक ही इशारे पे वो इन्फेंट फॉलन हार्ट फ्लेम जियान की तरफ आने लगती है, जिसे जियान काफी केयरफुली रिसीव करता है। जब इस इन्फेंट फॉलन हार्ट फ्लेम ने जियान से कांटेक्ट किया था तो जियान इसके अंदर की वीकनेस को सेंस कर पा रहा था। खैर, वो अपनी खुशी को सप्रेस करते हुए उस फ्लेम गैदरिंग पॉट को बाहर निकालता है जिसमें ये बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम प्लेस कर दी गई थी। जैसे ये इनविजिबल फ्लेम उस फ्लेम गैदरिंग पॉट में एंटर करती है, हम इसमें से एक हल्की सी रिपल को स्प्रेड होते हुए देखते हैं। क्लियरली ये इसके अंदर काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि जियान ऑलरेडी फॉलन हार्ट फ्लेम से काफी फेमिलियर था, तो वो ये अच्छे से समझता था कि इसी तरीके की रिपल्स की ब्लेजिंग स्काई की टावर को जरूरत है। फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो काफी रिलैक्स फील करता है। अब उसके सर पे से एक बड़ा सा बर्डन कम हो गया था। उसके एक ही इशारे पे फ्लेम गैदरिंग पॉट उसकी स्टोरेज रिंग में स्टोर हो जाता है, जिसके बाद वो इस फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने के बाद कहता है कि मैं आपकी इस डो टेक्निक को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। जियान के इन एक्शंस को देख के टियान जुनजे अपना सिर हिलाने लगते हैं, जिसके बाद उनका ध्यान जाता है उन हड्डियों पे। वो जियान से कहते हैं कि तुम इन हड्डियों को भी अपने साथ ले लो, क्योंकि एक एलीट दोजन की बोन्स का कुछ जरूरी चीजों में यूज होता है। नेचुरली जियान इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल डिनाई नहीं करने वाला था। हम उसके हाथ से एक सेक्शन फोर्स को क्रिएट होता हुआ देखते हैं, जो कि इन सारी की सारी पाइल ऑफ बोन्स को उसकी स्टोरेज रिंग में सक कर लेती है। इस पूरे काम को कंप्लीट करने के बाद जियान का ध्यान जाता है उस बैरियर के आउटसाइड, जहाँ पे उस रेड मैग्मा में किसी भी क्रीचर को नहीं देखा जा सकता था, लेकिन आखिर दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो फिर जियान वो सेम गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता था। स्पेशली इन क्रीचर्स को मैग्मा में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर जियान यहाँ से बिना किसी प्रिपरेशन के बाहर जाता है तो फिर वो काफी जल्दी डिस्कवर कर लिया जाएगा। उस समय जियान को नॉर्मल लिजार्ड पीपल से ही डील नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जैसा टियान जुनजे ने कहा था, इनके रेस में कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो एक दोजन से भी फाइट कर सकते हैं। खुद न खास्ता जियान की मुलाकात उनसे हो जाती है तो फिर जियान की यहाँ से एस्केप बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी हमारा ध्यान जाता है साइड में टियान जुनजे पे। वो जियान से कहते हैं फायर लिजार्ड पीपल इस मैग्मा फ्लो से काफी सेंसिटिव है। इस मैग्मा में छोटी से छोटी एक्टिविटी भी उनके द्वारा आसानी से कैप्चर करी जा सकती है। सबसे खतरनाक बात है कि इनके नंबर्स बहुत है, जितने तुम मारते जाओगे उतने ये बढ़ते जाएंगे और एंड में जाके तुम्हारा सामना होगा इनकी ट्राइब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से, और चीजें तब सबसे ज्यादा ट्रबलसम हो जाएंगी। अभी टियान जुनजे अगर अपनी सोल को रिपेयर करवाना चाहते हैं तो वो बस जियान पे ही रिलाई कर सकते थे। इस वजह से आखिरकार वो जियान को इतनी आसानी से परेशानी में कैसे फंसने दे सकते हैं। टियान जुनजे की ये बात सुन के जियान भी काफी सीरियस हो गया था। वो कहता है कि इस मैग्मा के ऊपर जियानन एकेडमी है, अगर ये लोग किसी भी तरीके से ऊपर चले जाते हैं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी अनइमेजिनेबल हो सकते हैं। जिसका रिप्लाई करते हुए टियान जुनजे कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रीचर्स बस मैग्मा में सरवाइव कर सकते हैं। अगर ये इस मैग्मा से बाहर जाते हैं तो इनकी कंडीशन भी पानी से बाहर मछली की तरह हो जाएगी। इस बात को सुन के जियान भी काफी रिलीफ फील कर रहा था। वो हंसते हुए कहता है कि आखिर ये लोग कैसे क्रिएट हुए होंगे। सच में ये नेचर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस मैग्मा का बॉटम नहीं है। आई वंडर बॉटम में आखिर क्या चीज एग्जिस्ट करती होगी। यहाँ तक बोलने के बाद जियान एकदम शांत हो गया था, क्योंकि उसका ध्यान चला गया था टियान जुनजे पे। उनके
के फेस में अभी एक ऐसा हॉरर दिखाई देता है जिसे हाइड करना उनके लिए भी डिफिकल्ट हो रहा था। इस भयानक से डर की वजह से उनका मुंह अभी खुला का खुला रह गया था, जिससे जियान की भी पूरी बॉडी में गूज़बम्स आने लगते हैं। वो अपने आप को कोसते हुए कहता है कि डैम इट, न जाने मैं कैसी फ्राइटनिंग जगह पे आ चुका हूँ जिसने एक दोजन लेवल के एक्सपर्ट के फेस पे इस तरीके का एक्सप्रेशन ला दिया है। ये अनयूजुअल एटमोस्फियर यहाँ पे काफी टाइम तक कंटिन्यू रहता है, जिसके बाद टियानजुनजे रिकवर करके धीरे से बोलते हैं। जब जियान टियानजुनजे के फेस के इस सोलम एक्सप्रेशन को देखता है तो जो सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे वो वापस चले जाते हैं। वेल एक्चुअली में सबसे बड़ा डाउट जो जियान के दिमाग में आ रहा था वो ये था कि क्या इस मैग्मा में कोई दोशेंग लेवल का कल्टिवेटर है जिससे एक एलीट दोजन की ये हालत हो रखी है। तभी टियानजुनजे कहते हैं कि लिटिल फेलो, क्योंकि तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हो तो मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूंगा कि इस मैग्मा सी के बॉटम के बारे में क्यूरियस होना बंद कर दो। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि इसके नीचे क्या है, लेकिन मैं वहाँ पे एक बहुत ही फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। वो कहते हैं कि शुरुआती टाइम में मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरी बॉडी पूरी तरीके से क्रम्बल हो जाती है तब मुझे हल्की सी ये फीलिंग आने लगती है। कई बार मेरे दिमाग में ये भी आइडिया है कि शायद बॉटम को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइलर रेस बनी हुई है। टियानजुनजे की ये बातें सुन के जियान के फेस पे काफी पसीना आ गया था। अब उसके दिल में ये एंडलेस मैग्मा वर्ल्ड और भी ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है, क्योंकि ना ही इसने दो तरीके की हेवली फ्लेम्स को क्रिएट किया है बल्कि ये इन फाइलर जैसी स्ट्रेंज रेस को भी बना पाया है। साथ ही में यहाँ पे एक ऐसा एग्जिस्टेंस रहता है जिससे इवन दोजुन की भी फटती है। जियान एक डिसीजन पे पहुंचने के बाद बड़बड़ाते हुए कहता है कि सिचुएशन से तो ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। अब जियान को ये जगह काफी ज्यादा प्रेशर फील करा रही थी। साइड में से टियानजुनजे जियान को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से जाने से पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा। तुम्हारी बॉडी की दुखी के हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इस मैग्मा की सरफेस में पहुंचने में काफी डिफिकल्टी होगी। चिंता मत करो, ये जगह काफी ज्यादा सेफ है, इस वजह से यहाँ पे तुम्हें कोई भी डिस्कवर नहीं कर सकता। और जब तुम सेफ हो जाओ तो तुम इस फाइवरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तुम ऑलरेडी हेवली फ्लेम्स को पोजेस करते हो, जिससे इस फायर कंट्रोल टेक्निक की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। जियान इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता था, स्पेशली प्रीवियस बैटल में उसकी लगभग पूरी दुखी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इस वजह से यहाँ पे ट्रेन करके अपनी पीक कंडीशन को हासिल करना बेस्ट ऑप्शन होगा। ये सोचने के बाद जियान अपनी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाता है और अब जियान के हाथों ने भी ट्रेनिंग सील्स को बनाना शुरू कर दिया था। उसके एक ही इशारे पे वो फायर वीड्स अपीयर होती हैं, जिसे जियान ने इस लेजार्ड रेस की बॉडी से कलेक्ट किया था। जियान के हाथ में इस फायर वीड को देख के टियानजुनजे थोड़े से स्टार्टल्ड हो गए थे। वो कहते हैं, फायर वीड, ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुमने इन लोगों की बॉडी में इस तरीके के ट्रेजर को ढूंढ लिया, लेकिन भले ये चीज काफी प्योर फायर एफिनिटी एनर्जी को कंटेन करती हो, पर इसका नेचर काफी वाइल्ड और वायलेंट है। इसे डायरेक्टली कंज्यूम करने से काफी नुकसान भी हो सकता है। ऑफ कोर्स टियानजुनजे की ये बात सुन के जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि ये फायर वीड आकर हेवली फ्लेम से ज्यादा वायलेंट कैसे हो सकती है। जियान ऑलरेडी 3 तरीके की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता था, तो वो सबसे ज्यादा फोर्सफुल मेथड का यूज करके इन्हें रिफाइन कर सकता था। जियान के एक इशारे पे ये बीड उसके मुंह में चली जाती है। ये कुछ ऐसा था जैसे बहुत ही भयानक फ्लेम ने इसे निगल लिया हो। अभी जियान की बॉडी की स्किन भी काफी फायरी हॉट होने लगी थी। जब जियान टियानजुनजे की एडवाइस को इग्नोर करके डायरेक्टली इसे सॉलो कर लेता है तो फिर टियानजुनजे का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सीरियस हो गया था। पर जब जियान की स्किन दोबारा से नॉर्मल होने लगती है तब टियानजुनजे भी ये देख के एक बार नॉड कर देते हैं। अब उनके दोनों हाथ उनके पीछे जा चुके थे। वो थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कहते हैं, ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैं दोबारा से सूरज को देख सकता हूँ। लगता है हेवंस अभी मेरी जिंदगी खत्म नहीं करना चाहते। अभी जियान ने जिस फायर वीड को सॉलो किया था वो एक बेसिक टाइप की फायर वीड थी, जिसके लेवल को हाई कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस वजह से जियान को इसे कम्प्लीटली रिफाइन करने में बस 20 मिनट लगते हैं। जब वो अपने शरीर को दुखी से दोबारा से भरा हुआ फील करता है तो उसके फेस पे भी काफी सेटिस्फाइड स्माइल आ गई थी। वो एक रिलीफ के साथ कहता है, सच में ये काफी बड़ा टॉनिक है। अगर मैं अपनी स्टोरी रिंग की फायर वीड्स पे रिलाई करता हूँ तो मैं काफी जल्दी लेवल 6 दो होवांग में एडवांस कर पाऊंगा। टियानजुनजे जियान की तरफ देख के कहते हैं कि मैं अपनी पूरी बची हुई स्ट्रेंथ से स्पेशल एबिलिटीज का यूज करूंगा, जिससे तुम्हारी लोकेशन इस मैग्मा में हाइड हो सके। तुम्हें भी इस टाइम का पूरा फायदा उठाना होगा, क्योंकि मेरी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं कर सकता। ये सुन के जियान भी हाँ बोल देता है। अभी जियान अपने आप को काफी लकी मान रहा था, क्योंकि उसने टियानजुनजे के खिलाफ कोई गलत एक्शन नहीं लिया। भले इस समय ये काफी ज्यादा पुअर कंडीशन में हो, लेकिन जैसा इनने कहा था ये बात क्लियर है कि ये भी रिटेलिएट कर सकते हैं। जियान को नोट करते हुए देख टियानजुनजे हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे जियान ने भी उनकी स्टोरेज रिंग को अपनी उंगली में पहन लिया था। इस स्टोरेज रिंग से हम हल्की सी रिपल को क्रिएट होता हुआ देखते हैं, जिससे जियान के सामने का बैरियर धीरे धीरे करके खुलने लगता है। ये बैरियर हल्का सा खुला था, जिसके बाद जियान की बॉडी बाहर आ गई थी। वो एक ग्रीन फिगर में चेंज होके एक लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। इस समय जियान की फिंगर्स से हल्की सी स्पेशल रिपल्स बाहर आ रही थी, जिससे आसपास का मैग्मा पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो रहा था। टियानजुनजे और जियान ने जाते समय ये नोटिस नहीं किया था कि उनके बैरियर के खुलने के तुरंत ही बाद इस लाल रंग के मैग्मा में एक बहुत ही बड़ा लाइट पिलर ओपन होता है। ये लाइट पिलर किसी की आंखों के जैसे बहुत ही जल्दी ओपन होके क्लोज हो गया था। अभी जियान का फिगर बिना किसी हरकत के चुपचाप
चुपचाप से ऊपर जा रहा था। तभी अचानक से जियान के दिल में एक फीलिंग आती है। हम उसके हाथ में एक जेड के फ्रेगमेंट को अपीयर होता हुआ देखते हैं। इस समय ये एंशिएंट जेड जिसने पहले कभी रिएक्ट नहीं किया था, अब ये हल्की सी गर्माहट को छोड़ रहा था। जियान इस एंशिएंट जेड को रब करके काफी ध्यान से देखता है और अब उसके दिल में भी एक बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यही जेड जियान की फैमिली का हेयरलूम है, जिसे हम कहते हैं तोशे एंशिएंट गॉड जेड। अब आखिर ये तोशे एंशिएंट गॉड जेड ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहा है और क्या जियान को इससे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये पूरा का पूरा मैटर जानने वाले हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे आपके लिए काफी और सरप्राइजेस भी वेट कर रहे होंगे। खैर ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही में तुम अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो और अगर तुम हेल गार्डन को पहली बार विजिट कर रहे हो तो उस लाल बटन को दबा के फैमिली का पार्ट बन सकते हो, जिससे फ्यूचर में ऐसे कंटेंट की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। अगर इससे पिछले वाले एपिसोड को तुमने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो तुम लेफ्ट साइड में क्लिक करके। जैसे अगला एपिसोड रिलीज होता है मैं आपको राइट साइड में अवेलेबल करवा दूंगा। सो डू चेक दैट आउट और मिलते हैं वीडियो को इस बार। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।